प्राचीन भारत में मौर्य राजाओं से कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था। इस साम्राज्य के पतन के कई सालों बाद भी कोई दूसरा राजवंश इस साम्राज्य की बराबरी नहीं कर सका था। लेकिन चौथी शताब्दी में एक ऐसा राजा हुआ जिसने मौर्य राजाओं को न सिर्फ पीछे छोड़ा बल्कि उनसे काफी आगे भी निकल गया। इस राजा ने लगभग पूरा भारत जीत लिया था। उसने पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में आसाम तक और उत्तर में हिमालय के कीर्तिपुर जनपद से लेकर दक्षिण में सिंघल यानी कि श्रीलंका तक अपना साम्राज्य फैला लिया था। उसके काल में कई राजाओं ने उसकी शक्ति के आगे सिर झुकाकर उसकी अधीनता स्वीकार की थी। इन्हीं जीतों के दम पर उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, यानी उसे हराने वाला कोई नहीं था। इस राजा का नाम था समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के तीसरे राजा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम समुद्रगुप्त के विजय रथ की कहानी जानेंगे, कैसे उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य जीता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। गुप्त वंश का उदय कैसे हुआ, इतिहासकारों के पास इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि ये बहुत अमीर हुआ करते थे और अच्छी खासी जमीनों के मालिक थे। इस वंश के दूसरे राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने ताकतवर लिच्छवी राजवंश की कुमार देवी से शादी की थी। इन्हीं के पुत्र थे समुद्रगुप्त। कहा जाता है कि बचपन से ही वो काफी बुद्धिमान और तेज हुआ करते थे, इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन समुद्रगुप्त का राजा बनना उनके कई भाइयों को रास नहीं आया और उन्होंने समुद्रगुप्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन समुद्रगुप्त के पराक्रम के आगे कोई टिक नहीं पाया और वो जीत गए। करीब 350 ईस्वी के आसपास उन्होंने गद्दी संभाली थी। जब वो राजा बने थे तो चंद्रगुप्त ने उन्हें आज के बिहार, यूपी और बंगाल का कुछ हिस्सा विरासत में दिया था। लेकिन समुद्रगुप्त इतने में खुश होने वाले थे नहीं, वो पूरी धरती को जीत लेना चाहते थे। समुद्रगुप्त के बारे में जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसे उनके राज दरबार के कवि हरिसेन ने लिखा था। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व, उनकी विजयें और उनकी उपलब्धियों के बारे में डिटेल में बातें बताई गई हैं। जब वो राजा बने तो सबसे पहले उन्होंने गुप्त साम्राज्य की सीमा से लगे राज्यों को जीतने पर फोकस किया, यानी आज के यूपी, बिहार और बंगाल के आसपास के क्षेत्र। समुद्रगुप्त ने ऊपरी गंगा घाटी के शासकों पर हमला किया और कई दूसरे राजाओं को हराकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। उन्होंने उत्तर में हिमालय तक सभी राजाओं को हराया। इलाहाबाद प्रशस्ति की 21वीं लाइन कहती है कि समुद्रगुप्त ने बहुत ही क्रूर तरीके से आर्यावर्त के 9 राजाओं को खत्म कर दिया और यहाँ के जंगल के सभी राजाओं को अपना नौकर यानी कि अधीनस्थ बना लिया। इसमें आर्यावर्त के रुद्रदेव, मटिला, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदिन और बालवर्मन जैसे राजा शामिल थे। कहा जाता है कि इन राजाओं ने मिलकर समुद्रगुप्त से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन फिर भी एक साथ होकर भी ये उनसे जीत नहीं पाए। इसके बाद वो बढ़े पश्चिम भारत की तरफ, जहां उन्होंने मालवा, अमीर, मुद्रक, सकानिक, नागार्जुन, खरपारिक और प्रार्जुन जैसे राजाओं को हराया और उन्हें भी अपने अधीन कर लिया। इसके बाद समुद्रगुप्त ने बंगाल, कामरूप यानी कि आज का असम, नेपला यानी नेपाल और कात्रिपुरा यानी कि पंजाब और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को भी जीत लिया। लेकिन इन सब को उन्होंने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रखा। उन्होंने मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के राजाओं को भी हराया। इलाहाबाद अभिलेख की 19वीं और 20वीं लाइन में इन जगहों के नाम लिखे हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो आज के मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के साथ साथ भारत के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटों के राजा भी शामिल थे, जैसे कि मेकिंग के महेंद्र, महाकंतारा के व्याघराज, कोट्टूरा के स्वामीदत्त, कांची के विष्णुगोपा, वेंगी के हस्तिवर्मन, पालक्का के उग्रसेन और देवराष्ट्र के कुबेर। अब यही नहीं, समुद्रगुप्त के विजयों का रथ सीलोन यानी कि श्रीलंका तक भी पहुंच गया था। लेकिन अब सवाल आता है दोस्तों कि इतने सारे राज्यों को जीतने में वो कामयाब कैसे हुए और अपने 40 साल के शासन में वो इतने बड़े हिस्से पर कंट्रोल कैसे रख पाए। देखिए, समुद्रगुप्त एक बेहतरीन स्ट्रेटजिस्ट थे। वो उस समय की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कि एक बहुत बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल काम है, इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य के कोर यानी कि उत्तर भारत और खास तौर पर मगध के आसपास के एरिया को डायरेक्टली अपने राज्य से जोड़ दिया। लेकिन इसके आगे उन्होंने जिस भी राज्य को जीता उसे सीधे तौर पर अपने राज्य में ना मिलाकर उन्हें अपना सामंत बना लिया। यही वजह थी कि समुद्रगुप्त मौर्यों से भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर पाने में कामयाब रहे। उन्होंने मौर्य काल में चलने वाली पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं अपनाया। देखिए, मौर्य काल जो था उसमें एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी अपनाई जाती थी, जिसमें एक ही राजा सारे फैसले लेता था और उसी के हिसाब से सारे काम होते थे। लेकिन गुप्त काल तक हालात बदल गए थे।
देश में कई छोटे छोटे राजा राज कर रहे थे। इन सबको पहले जीतना और फिर उन पर शासन चलाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते थे, जो कि थे नहीं। इसलिए समुद्रगुप्त ने यह कदम उठाया कि पहले अपने राज्य की सीमा वाले राज्यों को जीतो, जो दूर हैं उन्हें अपने अधीन रखो, लेकिन उनको अपना राज चलाने दो। इसलिए ही दक्षिण भारत के राजाओं को हराने के बाद उन्हें आज़ाद कर दिया गया था। समुद्रगुप्त को अच्छे से पता था कि इन राज्यों को जीतना तो आसान है, लेकिन इन पर अपना शासन बनाए रखना मुश्किल काम है और खर्चीला भी है। इसीलिए उन्होंने सीलोन यानी श्रीलंका को हराने के बाद सम्राट को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करने, आधिकारिक गुप्त मोहर का उपयोग करने और शाही राजवंश के साथ वैवाहिक गठबंधन करने की शर्त पर अपना सामंत बनाया था। इतिहासकार राय चौधरी कहते हैं कि समुद्रगुप्त किसी राज्य से अपने संबंध इस बात से तय करते थे कि वो राज्य उनकी राजधानी पाटलिपुत्र से कितनी दूर है। इलाहाबाद अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। उनकी इन जीतों के पीछे माना जाता है कि उन पर जीतने का जुनून सवार रहता था। हर युद्ध और हर अभियान में वो खुद दिलचस्पी लेते थे, हर लड़ाई में वो खुद शामिल होते थे और किसी के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ते थे। इलाहाबाद शिलालेख में कहा गया है कि वो एक निडर योद्धा था जिसने सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी थी। इन युद्धों के निशान उसके शरीर पर थे, जो उनके शरीर की शोभा को बढ़ाते थे। उनकी इन्हीं जीतों की वजह से उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन समुद्रगुप्त नेपोलियन नहीं थे, वो नेपोलियन से कहीं आगे थे। नेपोलियन अपने जीवन के आखिर में लड़ाइयाँ हारने लगा था, लेकिन समुद्रगुप्त को हराने वाला कोई भी नहीं था। समुद्रगुप्त ने करीब 40 सालों तक शासन किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ युद्ध और जीत के लिए ही जाने जाते थे। उन्हें संगीत से प्रेम था और ये बात उनके सिक्कों से पता चलती है। उन्हें कई सिक्कों में वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही समुद्रगुप्त के काल में कला, धर्म और साहित्य को भी खूब बढ़ावा मिला। वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। एग्जाम्पल के लिए, जब श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने उनसे बोध गया में बुद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने हाँ कर दिया। माना जाता है कि समुद्रगुप्त के काल में लोगों का लाइफस्टाइल भी काफ़ी अच्छा था। उनके पास खाने के अलावा अच्छे कपड़े, हीरे जवाहरात जैसे विलासिता के साधन भी हुआ करते थे। इस तरह तलवार के दम पर और अपनी बेहतरीन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके समुद्रगुप्त ने वो करके दिखाया जो अशोक के बाद करीब 500 सालों तक कोई नहीं कर पाया था। समुद्रगुप्त ने मौर्यों से भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर पाने में कामयाबी हासिल की थी और इसी का रिजल्ट ये हुआ कि जब उनके पराक्रमी बेटे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे तो उसने युद्धों के साथ साथ विज्ञान और कला पर भी खूब ध्यान दिया। समुद्रगुप्त की तलवार की वजह से गुप्त वंश अगले 200 सालों तक शांति से शासन करता रहा। तो दोस्तों, ये थी कहानी पराक्रमी शूरवीर समुद्रगुप्त की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।